नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर सामने आ रही है। अफगानिस्तान के कंधार में शिया मस्जिद में बम धमाका, 32 की मौत, 50 घायल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अफगानिस्तान में पिछले 2 हफ्ते में एक बार फिर से भीषण बम धमाका हुआ है। ये धमाका कंधार में हुआ है जिसमें कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जिसमें कई की हालत गंभीर है। रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को इमाम बारगाह में मस्जिद के पास दक्षिणी प्रांत कंधार शहर के PD-1 क्षेत्र में विस्फोट हुआ है। आपको बता दें कि अधिकारियों के अनुसार ये बम धमाका कंधार शहर के पुलिस जिले के एक PD-1 में एक मस्जिद में हुआ है। स्थानीय लोगों ने टोलो न्यूज़ को बताया है कि विस्फोट शिया समुदाय की एक मस्जिद में हुआ है। धमाका उस वक्त हुआ जब जुमे की नमाज चल रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि हताहतों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अभी तक किसी भी समूह के हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इससे पहले 8 अक्टूबर को उत्तरी अफगानिस्तान में एक मस्जिद में विस्फोट हुआ था जिसमें कम से कम 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और घायल हो गए थे। ये धमाका शिया मुसलमानों को निशाना बनाकर किया गया था। आशंका जताई जा रही है कि इस हमले में किसी भी आत्मघाती हमलावर ने अंजाम दिया है। राहुल गांधी से मिले नवजोत सिंह सिद्धू, कहा सब कुछ सुलझा लिया गया है। आपको बता दें पंजाब कांग्रेस की सियासत में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है। शुक्रवार को पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी लीडर राहुल गांधी से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। उनके साथ पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद है। सीएम चन्नी के फैसलों से असंतोष जताते हुए पिछले महीने सिद्धू ने अचानक से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से सिद्धू की राहुल गांधी से ये पहली मुलाकात थी। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मैंने अपनी सारी चिंताएं राहुल गांधी से साझा की हैं, सब कुछ सुलझा लिया गया है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पंजाब के लिए AICC प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने सिद्धू और राहुल गांधी के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया है। हमने उनसे कहा है कि यहाँ उनकी चिंताओं का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी को आश्वासन दिया है कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है और वे PCC अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करेंगे। मनमोहन सिंह की बेटी का आरोप, परिवार की मर्जी के खिलाफ फोटोग्राफर लेकर आए मंडाविया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बुधवार से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में भर्ती हैं। मनमोहन सिंह की हालत अब स्थिर है और उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया पूर्व प्रधानमंत्री का हाल लेने के लिए एम्स गए थे। उनका ये दौरा अब विवादों के घेरे में गिर गया है। दरअसल मनसुख मंडाविया के दौरे की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद पूर्व PM की प्राइवेसी को लेकर लोगों ने मनसुख मंडाविया का निशाना साधा था। लेकिन अब इस मामले को मनमोहन सिंह की बेटी की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है। आपको बता दें, द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को एक बयान में डॉक्टर सिंह की बेटी दमन सिंह ने कहा है कि उनकी मां ने पूर्व प्रधानमंत्री के कमरे में केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के दौरे के दौरान एक फोटोग्राफर की मौजूदगी पर आपत्ति जताई थी, लेकिन उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया गया था। मेरे पिता का डेंगू का इलाज एम्स में चल रहा है, उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए हमने आगंतुकों को प्रतिबंध कर दिया है। दमन सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री का दौरा करना और अपनी चिंता व्यक्त करना अच्छा लगा। हालांकि मेरे माता पिता उस समय फोटो खिंचवाने की स्थिति में नहीं थे। मेरी मां ने जोर देकर कहा कि फोटोग्राफर को कमरा छोड़ देना चाहिए, लेकिन उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। वे बहुत परेशान थी। मेरे माता पिता एक कठिन परिस्थिति का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोग 8 नवंबर से जा सकेंगे अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अमेरिका यात्रा करने वाले दूसरे देश के नागरिकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अमेरिका ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि वे आगामी 8 नवंबर से उन विदेशी यात्रियों को देश में प्रवेश की इजाज़त देगा जो कोरोना रोधी वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। अमेरिका में मार्च 2020 से विदेशियों के आने पर पाबंदी थी। आपको बता दें व्हाइट हाउस के असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी केविन मनोज ने ट्वीट करके इस नए फैसले की जानकारी साझा की है। पिछले माह तक तय की गई नई नीति के अंतर्गत वैक्सीनेट यात्रियों को भी अभी अमेरिका में प्रवेश के लिए टेस्ट कंटेनेंट ट्रेसिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। कोरोना वायरस महामारी को शुरू होने पर
अमेरिका ने साल 2020 में अपने बॉर्डर सभी पर्यटकों के लिए बंद कर दिए थे। उस समय अमेरिका की तरफ से यूरोप, भारत, ब्राजील और चीन से आने वाले लोगों की एंट्री बंद कर दी गई थी। आपको बता दें, अमेरिका ने करीब 19 माह के बाद भारत जैसे देश के लोगों को यात्रा संबंधी पाबंदी को हटा दिया है। इससे पहले मंगलवार को ही अमेरिका ने कहा था कि वे कनाडा और मैक्सिको के साथ अपने जमीनी बॉर्डर को खोल देगा, लेकिन यहाँ भी सिर्फ 2 टीके के ले चुके लोगों को आने की इजाज़त बात कही गई थी। अमेरिका ने इस फैसले की दुनिया भर में हवाई कंपनियों ने बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबरें देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सिंधु बॉर्डर पर शख्स की हत्या करने वाले निहंग ने हरियाणा पुलिस के सामने किया सरेंडर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन के मंच के कुछ दूरी पर एक शख्स की हत्या कर शव लटकने के मामले में पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार किया है। युवक की हत्या के 15 घंटे बाद एक निहंग ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। निहंगों के डेरे में सरबजीत सिंह नाम के निहंग ने पुलिस टीम के सामने सरेंडर किया है। जानकारी के मुताबिक युवक की हत्या शुक्रवार सुबह 5 बजे हुई थी। आपको बता दें कि घटना के सामने आने के बाद रोहतक रेंज के आईजी संदीप खिलवाड़ शुक्रवार दोपहर सोनीपत के डीसी ललित श्रीवाच और सोनीपत के एसपी जक्शनदीप रंधावा के साथ कुंडली थाने पहुंचे। तीनों अधिकारी लगातार निहंगों और किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं से बातचीत कर आरोपी को सरेंडर करवाने को लेकर बातचीत कर रहे थे, जिसके बाद शाम में आरोपी ने सरेंडर कर पर सहमति बनी। मृतक लखवीर सिंह पंजाब के तरन तारण जिले के चीमा खुर्द गांव के रहने वाला था। उसकी 3 बेटियां भी हैं जो कि अपनी मां के साथ रहती हैं। निहंग सरबजीत ने शुक्रवार को शाम को पुलिस के सामने सरेंडर किया। उसने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसने ही लखवीर सिंह की हत्या की है। सरेंडर के बाद सरबजीत ने कहा कि ये किसान आंदोलन का नहीं है बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी का मामला है। इससे पहले सरेंडर से पहले सरबजीत सिंह को सिरोपा पहनाया गया, डेरे में मुख्य ग्रंथ साहब के दर्शन के लिए निकाला। सिंधु बॉर्डर की घटना पर चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। आपको बता दें कि अब पुलिस वीडियो के जरिए से सरबजीत सिंह की पहचान करेगी। घटना एक वीडियो में वायरल हुआ है जिसमें लखबीर सिंह को बैरिकेडिंग से लटकाया हुआ दिखाया गया है। वहीं दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा इस नृशंस हत्या की निंदा करते हुए स्पष्ट किया है कि इस घटना से दोनों बच्चों को संयुक्त किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं है। हम किसी भी धार्मिक ग्रंथ का प्रतीक की बेअदबी के खिलाफ है, लेकिन इस आधार पर किसी भी व्यक्ति या समूह को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। कोयला संकट को लेकर शिवसेना का केंद्र पर निशाना, कहा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, देशभर में थर्मल पावर प्लांट के कोयले की कमी और इससे गहरा रहे बिजली संकट को लेकर शिवसेना ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे गए संपादकीय में कोयले की कमी को लेकर कहा गया कि कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के अलावा ये सरकार कुछ और नहीं कर रही है। सामना में केंद्र के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की गई है। आपको बता दें कि सामना का संपादकीय कहता है कि एक केंद्र सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी है जो कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है। आज कोयले की कमी के चलते महाराष्ट्र एक बड़ा लोड शेडिंग का संकट झेल रहा है। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के कोयले क्षेत्र के बचकाने और भ्रष्ट संचालन के कारण महाराष्ट्र सहित 5 राज्य अंधेरे में डूब जाएंगे। संपादकीय में अचानक कोयले की कमी को लेकर सवाल किया गया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने कुछ उद्योगपतियों के लाभ के लिए जानबूझकर कोयले की कमी नहीं की है। ये सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि लोग का केंद्र सरकार के विश्वास उड़ गया है। संजय राउत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा ड्रग्स कारोबार के लिए आरएसएस किससे जिम्मेदार ठहराएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 96वें स्थापना दिवस के अवसर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सोसाइटी में ड्रग्स की बढ़ती हुई खपत का चिंता व्यक्त की थी। मोहन भागवत के बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत ने शुक्रवार को केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि नोटबंदी के समय में पीएम मोदी ने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवादियों को और ड्रग्स माफियाओं को झटका लगेगा, लेकिन ये अभी भी देश में मौजूद है। रावत ने कहा कि पूछा कि मौजूदा ड्रग्स की स्थिति के लिए संघ सुप्रीमो को किसे जिम्मेदार ठहराएगा।
आपको बता दें, भागवत की टिप्पणी का जिक्र करते हुए संजय राउत ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार वादा किया था कि नोटबंदी की लागू करने का उनका फैसला ड्रग्स के कारोबार को जुटाए गए काले धन पर हमला किया था, जिसका कथित तौर पर देश की विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया था। लेकिन लंबे समय तक ऐसी हिंदूवादी सरकार के सत्ते में रहने के बावजूद आरएसएस प्रमुख ने आज ड्रग्स और पैसे के उपयोग के बारे में वही चिंता व्यक्त की है। कपिल सिब्बल ने आर्यन खान को माना निर्दोष, कहा लखीमपुर खीरी की घटना से हटाया जा रहा है लोगों का ध्यान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसा है। शुक्रवार को उन्होंने आर्यन खान मामले में ट्वीट करते हुए कहा है कि एनसीबी के द्वारा ये मामला लखीमपुर खीरी की घटना से ध्यान हटाने के लिए उठाया गया है, जो सफल रहा है। कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में कहा कि आर्यन खान मामले में एनसीबी की जांच में कानून की नई प्रणाली सामने आई है। ड्रग्स के उपयोग या फिर पास में होने का कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी निर्दोष साबित होने पर कसूरवार लखीमपुर खीरी में आशीष मिश्रा मामले को ध्यान सफलतापूर्वक हट गया। ध्यान दो, तो आपको बता दें, कपिल सिब्बल ने ट्वीट में ये साफ किया है कि उन्होंने केंद्र सरकार पर यह तंज कसा है कि माना है कि ड्रग्स मामले में आर्यन खान निर्दोष हैं। कपिल सिब्बल ने कहा है कि आर्यन खान मामले में सिर्फ और सिर्फ इसलिए उठाया जा रहा है कि ताकि लखीमपुर खीरी घटना से जनता का ध्यान हटाया जा सके। आपको बता दें कि एनसीबी ने आर्यन खान को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था, तब से आर्यन खान जेल में है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। एक बार आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। आईटी कंपनियों में भी कोयला संकट पर खलबली, टीसीएस इन्फोसिस ने शुरू की ये तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत पर छाए कोयला संकट की वजह से बिजली की समस्या के डर से आईटी कंपनियों ने भी सचेत हो चुकी हैं। देश की 2 बड़ी आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां टाटा कंसल्टिंग सर्विस, टीसीएस और इन्फोसिस ने भी अपने कर्मचारियों से कह दिया है कि वे पावर बैकअप की तैयारी कर रखें ताकि महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर उनके काम में बाधा न आए। दरअसल भारत में बिजली संकट की आशंका इंटरनेशनल हेडलाइन बन रही है और इसके चलते इन कंपनियों के क्लाइंट्स भी घबराकर उनसे सर्विस प्रोवाइडर को आगाह करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की आईटी कंपनियों ने कुछ राज्यों में संभावित बिजली संकट को देखते हुए इस समस्या से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। टीसीएस और इन्फोसिस ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वे पावर बैकअप की तैयारी कर ले। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंपनियों ने अपने वरिष्ठ कर्मचारियों को ये ईमेल भेजकर कहा है कि अगर बिजली जाती है तो जिसके लिए वे बिजली बैकअप की तैयारी करके रखें। इन कंपनियों ने अपने वरिष्ठ कर्मचारियों से कहा है कि अगर उनके राज्यों में लोड शेडिंग की समस्या जारी रहती है तो तत्काल आपात स्थिति की सूचना दें। मोहन भागवत ने उठाई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मांग, कहा सभी पर अनिवार्य तौर पर लागू हो। जी हाँ दोस्तों, विजयदशमी के मौके पर नागपुर में दिए गए अपने भाषण में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर देश में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लाए जाने पर जोर दिया है। मोहन भागवत ने विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा के बाद अपने भाषण में देश की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए कहा है कि ये बहुत ही विकट हालत है जो आने वाले समय में कई बड़ी समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। भागवत ने कहा है कि देश के एक ऐसी नीति की सख्त जरूरत है जो सभी को पर लागू हो और जिससे जनसंख्या असंतुलन को ठीक किया जा सके। उन्होंने अपने भाषण में मोहन भागवत ने कहा है कि देश की जनसंख्या नीति होनी चाहिए। इस मुद्दे पर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। देश की एक ऐसी नीति जरूरत पड़ेगी जो कि आने वाले 50 सालों को ध्यान में रखकर बनाई जा सके। इस नीति के जरिए इस बात का भी संतुलन बनाया जाएगा कि 30 साल बाद हमारी बूढ़ी आबादी को खिलाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। आरएसएस पहले ही 2015 की जनसंख्या नीति की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पास कर चुकी है। बढ़ते हैं मौसम की जानकारी की ओर, जानेंगे देश और राज्यों के मौसम का हाल। 16 से 19 अक्टूबर तक देश के कई राज्यों में आंधी पानी की आशंका, अलर्ट जारी, गिरेगा तापमान। जी हाँ दोस्तों, देश के कई राज्यों में मानसून तो विदा हो गया है लेकिन बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आईएमडी ने पहले ही से दक्षिण भारत में आज से लेकर अगले 4 दिनों के लिए भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है क्योंकि बंगाल की खाड़ी के पास से एक चक्रवाती परिसंचरण बनता दिख रहा है। तो वहीं मौसम विभाग का ताज़ा अपडेट कहता है कि 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक उत्तर भारत में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं जो कि मानसून के बाद की पहली बारिश होगी। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में आज से लेकर अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
आईएमडी ने कहा है कि ये बारिश का दौर मानसून सीजन खत्म होने के बाद शुरू होने वाला है। इस दौरान राज्यों में बिजली की में चमक सकती है और हवाएं भी चल सकती है। उत्तराखंड में तो कई जगहों पे आंधी पानी के साथ बारिश के कारण राज्य में तापमान गिरेगा और सर्दी की शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।